एक गांव में एक बहुत ही गरीब कवि रहते थे जिनका काम था कविताएं लिखना। लेकिन क्या है कि उन्हें कविता के क्षेत्र में अभी तक कोई इनाम नहीं मिला था और ना ही उन्हें पैसे मिल रहे थे, जिस कारण वो कवि होने के बावजूद भी कुमारगिरी का काम कर रहे थे। देखो, उनका काम मिट्टी के बर्तन बनाना और इनको बेचना, इनसे ही उनके घर का खर्च चलता था। देखो किस तरह से इन्हें मिट्टी के बर्तन बना के रख दिए हैं और इन बर्तनों को वो बाज़ार में बेचते हैं, तब जाकर इन्हें पैसा मिलता है। और इनकी एक प्यारी सी गुड़िया भी थी, देखो देखो, जो कि बैठी हुई है, और इनकी देखो यहाँ पर वाइफ भी है, ठीक है। तो इस तरह से इनका जीवन यापन हो रहा था। वो कि एक बहुत ही अच्छे कवि थे, बहुत अच्छी कविताएं कर लेते थे। लेकिन क्या है कि कोई भी इन्हें कविता के क्षेत्र में अभी तक इनाम नहीं मिल पाया, जिससे कवि बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन कवि के मन में सूझा कि क्यों ना राजा के दरबार में जाया जाए और वहाँ पर कुछ कविताएं सुनाई जाएं, जिससे क्या होगा कि राजा हमें इनाम देंगे और हमें बहुत सारे पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा, जिसके बाद हम गरीब गरीब नहीं रहेंगे, गरीब गरीब नहीं रहेंगे। ऐसा विचार कवि बना रहे होते हैं, तभी उनकी पत्नी कहती हैं, हाँ सही कह रहे हो आप, जल्दी से आप राजा के दरबार में जाओ और देखो, वहाँ पर अपनी कविताएं सुनाओ, क्योंकि आपकी कविताएं बहुत अच्छी हैं, बहुत ही शानदार हैं, जिसको राजन सुनकर खुश हो जाएंगे और आपको बहुत ही बड़ा पुरस्कार देंगे, जिसके बाद हमें मिट्टी के बर्तन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने राजा के दरबार में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी राजन के दरबार में जाते हैं तो जो दरबारी होते हैं उनसे पहले बात करते हैं कि हमें आपके राजा से मिलना है, हमें आपके राजा से मिलना है। तभी दरबारी कहते हैं कि किस लिए मिलना है तुमको मेरे राजन से, किस लिए मिलना है? हमें उनको कुछ कविताएँ सुनानी हैं जो कि हमने स्वतः लिखी हैं, हमने अपने विचार विमर्श से कविताएं लिखी हैं, जो कविताएं आपके राजा को सुनाना चाहते हैं। नहीं नहीं, आपको महल में जाने की इजाज़त नहीं है। जब राजा हमसे कहेंगे कि जाओ कोई कवि आए तो बताना, तब हम आपको राजा से मिलवाएंगे। नहीं तो हमारे राजा ऐसे फालतू में किसी से नहीं मिला करते, ना ही कविताएं सुना करते हैं। नहीं नहीं, एक बार मुझे अपने आपके राजन से मिलना है, राजन से मिलना है। नहीं नहीं, तुमसे कहा ना कि राजन से नहीं मिल सकते। और कभी हताश होकर, निराश होकर अपने घर लौट आते हैं। तभी उनके घर में सारे लोग पूछते हैं, क्या हुआ कवि जी, आप राजन के यहाँ गए थे, क्या कहा राजन ने, क्या कहा राजन ने, क्या कहा राजन ने, क्या कहा राजन ने? अरे कहाँ मेरी किस्मत की राजा से मिल पाऊँ, उनके दरबारी ही मुझे द्वार से बाहर निकाल देते हैं और राजा से मिलने ही नहीं देते। वो कहते हैं कि जब राजा का आदेश होगा तब मैं आपको बुला लूँगा। और देखो, वो इस तरह से अपनी बर्तन बनाई हैं कुछ, देखो किस तरह से उन्होंने बर्तन बनाए हैं, मूर्तियाँ बनाई हैं, और देखो किस तरह से सामान बना रखे हैं। उनके सामान बिकते हैं, लेकिन उन्हें इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मिट्टी के सामान लोग मिट्टी के भाव में ही लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से कवि हमारे बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके पास एक कलाकारी थी और कलाकारी के हिसाब से उनको पैसे नहीं मिल पा रहे थे। कवि बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और उनकी वो पत्नी कहती हैं कि जाओ कवि, आज फिर से राजा के यहाँ जाओ, शायद राजा आपको अंदर बुला लें। तो कभी इस तरह से दूसरी बार भी अपने राजा के यहाँ मिलने के लिए चले जाते हैं। हमें आपके राजन से मिलना है, आप हमें राजन से मिलवा दीजिए, क्योंकि हमें राजा को अपनी कविताएं सुनानी है। गरीबों के लिए हमारे राजा का आदेश कभी नहीं होता, समझे तुम? गरीब हो, गरीब ही रहो। नहीं नहीं, आप एक बार अपने राजन से कह दीजिए कि कोई कवि मिलने आए हैं। तुमसे कहा ना मैंने एक बार कि हमारे राजा का आदेश नहीं है तो नहीं है, जाओ बाहर निकल जाओ हमारे महल से, चलो, नहीं तो हम राजा से आपकी शिकायत कर देंगे। और कभी फिर से निराश होकर, हताश होकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। और कभी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि उनकी इतनी मस्त कविताएं हैं, इतनी अच्छी कविताएं वो लिख लेते हैं, लेकिन उन्हें कलाकारी के हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और ना ही उनकी कविताएं कोई सुन रहा है, क्योंकि जब राजा नहीं सुनेंगे तो कविताएं कौन सुनेगा। इस तरह से कभी निराश होते हैं और अपनी मिट्टी के बर्तन बना के सारा खर्च चलाते हैं। उनकी गुड़िया भी देखो बड़ी होती जा रही थी। इस तरह से कभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। शाम का टाइम होता है और कभी और उनकी पत्नी सोने के लिए जाते हैं। दोनों लोग देखिए सोने के लिए चले जाते हैं, उनकी गुड़िया भी सोने चली जाती है। तभी एक अजनबी आदमी उनके घर के पास आता है और दस्तक देता है, यहाँ पर कोई है क्या? तभी उस अजनबी आदमी की आवाज़ गुड़िया के कानों में पहुंचती है और गुड़िया कहती है, पिताजी, देखो बाहर कोई बुला रहा है,
देखो देखो बाहर कोई बुला रहा है। तभी उनकी आँख खुल जाती है, कौन बुला रहा है बाहर। तभी उनकी पत्नी की भी आँख खुल जाती है, बाहर कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है, देखो देखो कोई बुला तो रहा है। तभी कभी दरवाज़ा खोलने के लिए वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ दरवाजे पर एक अजनबी आदमी खड़ा हुआ है और कभी उसको अंदर बुलाते हैं, आओ आओ, क्या क्या बात है, क्या बात है। तभी वो अजनबी आदमी अपनी जेब से कागज़ निकालता है, उससे कहता है कि लो महाराज, इस कागज़ को देखो, इसमें एक पता लिखा है, वो पता आप मुझे बता दो कि आखिर ये पता कहाँ है, मुझे इस पते पर जाना है। तभी वो कभी उस पते को देखते हैं और कहते हैं ये पता तो बहुत दूर है यहाँ से और आप आज वहाँ पहुँच भी नहीं सकते, क्योंकि अभी समय बहुत हो गया है, थोड़ी देर में शाम होने वाली है और ये पता तो इतनी दूरी का है कि आपको शायद रात के 2 बज जाएँ। तभी अजनबी आदमी कहता अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं, कहीं कहीं ठहर लूँगा। तभी कभी कहते हैं नहीं नहीं, आप हमारे घर आए हो तो हमारे घर ही ठहर जाओ, आप हमारे घर ही ठहर जाओ। तभी अजनबी आदमी कहता है नहीं नहीं, क्यों मैं किसी को परेशानी दूँ, मैं यहीं कहीं अपना ठिकाना ढूंढ लूँगा, आप मुझे पता बता दो कि आखिर ये पता है कहाँ। तभी कभी उनको पता बता देते हैं कि ये पता यहाँ पर है और कभी कहते हैं कि इतनी शाम के इतनी रात के टाइम अब आप कहाँ जा रहे हो, आप मेरे ही घर पर ठहर लो तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। अनजान आदमी ना चाहते हुए भी कभी के बार बार कहने पर उनके घर ठहरने के लिए हामी भर देता है। मैंने अंदर चारपाई बिछा दी है, हे युवक आप वहाँ विश्राम करो, तब तक मैं अभी आता हूँ, तब तक मैं अभी आता हूँ। और कभी अपनी पत्नी से कह देते हैं कि मैं खाने का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ, इसकी सेवा करना, ठीक है। तभी पत्नी कहती है अरे अरे आपने तो ये काम गलत किया, हमारे पास वैसे ही घर में खाने के लिए नहीं है और आपने इनको घर पर आमंत्रित कर दिया है, अब हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे घर खाने के लिए भी नहीं है। तभी कभी कहते हैं आप चिंता ना करो, मैं खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ, कहीं ना कहीं कोई हमें उधारी दे ही देगा। और कभी देखो उधार लेने के लिए, खाने की व्यवस्था करने के लिए चले जाते। नबी आदमी किस तरह से जाकर अपनी चारपाई पर लेट जाता है, देखो देखो, और उसने इन दोनों की बातें सुन ली थी कि हमारे घर में खाने के लिए नहीं है। तभी कभी कह रहा था कि हम देखो किसी से उधार मांग कर लाते हैं, खाने की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि हमारे घर में मेहमान जो आए हुए हैं। उसने ये बातें सुन ली थी, इस बात से वो चकित था कि आखिर कभी इतना ज़्यादा हमें सम्मान क्यों दे रहे हैं, आखिर क्या इनका दिल बहुत साफ़ है। थोड़ी ही देर में खाने का बंदोबस्त करके लाते हैं और उस अजनबी आदमी को अच्छे से भोजन कराने की तैयारी लगती है। और देखो सारे लोग किस तरह से भोजन खाने के लिए यहाँ पर बैठ जाते हैं, चलो चलो सारे लोग खाना खाएंगे क्योंकि भोजन की व्यवस्था हो गई है। और अजनबी के साथ बैठे हुए कभी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और कभी को एकदम से अपनी कविताएं ध्यान आ जाती हैं और कभी कहते हैं कि पता है मैं एक अच्छा कवि हूँ, लेकिन राजा के दरबार में मैं कई बार गया हूँ, लेकिन राजा के जो दरबारी हैं उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, ना ही राजा से कहा है मेरे बारे में, नहीं तो मेरी कविताएं बहुत अच्छी हैं, अगर कोई सुनेगा तो उनसे आश्चर्यचकित हो जाएगा। तभी वो अजनबी व्यक्ति कहता है अच्छा आप कवि हो तो मुझे भी एक तो कविता सुना दो, जब मैं आपके घर आ ही गया हूँ तो सुना दो कविताएं। तभी कवि उनको 2-4 कविताएं सुनाते हैं। तभी अजनबी आदमी को उनकी कविताएं बहुत पसंद आती हैं और वो उनकी तारीफ़ भी करते हैं। वाह कवि, आप इतने गरीब कैसे हो, अगर आपको इतनी कविताएं आती हैं तो आपको तो अच्छा उपहार मिलना चाहिए, आपको तो अच्छा इनाम मिलना चाहिए और आपको यहाँ पर नहीं महलों में रहना चाहिए, क्योंकि आप एक कवि बनने के योग्य हो। उनकी बात से कवि प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ। और सारे लोग फिर देखो रात का टाइम हो जाता है तो सारे लोग सोने के लिए चले जाते हैं। और देखो तभी कवि और अजनबी आदमी सोने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो अजनबी आदमी कवि को बिना बताए ही वहाँ से अपने पते पर चला जाता है और गुड़िया को बता जाता है कि मैं जा रहा हूँ। तो वैसे कवि और उनकी पत्नी जागती हैं तो गुड़िया कहती है कि अजनबी आदमी आप लोगों को बिन बताए ही अपने पते पर चले गए हैं। गुड़िया उनको बताती है कि जो अजनबी कल आए थे ना, वो सुबह से ही बिना बताए आप लोगों को चले गए हैं अपने पते पर, जो पता आपने उन्हें बताया था। ठीक, कवि को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बिना बताए चले गए हैं, लेकिन कभी कोई बात नहीं, कभी को एक बात तो अच्छी लगी कि उन्होंने उनकी कविताओं की प्रशंसा की। ऐसे ही अगला दिन होता है और राजा के दरबारी कवि के घर स्वयं आते हैं और कहते हैं कब कवि। तभी कहते हैं क्या है, क्या कह रहे हो आप लोग, राजन ने आपको हमारे महल में आमंत्रित किया है, शीघ्र ही हमारे राजन के पास चलो, क्योंकि राजा आपको आज बुला रहे हैं।
राजा आपको आज बुला रहे हैं। ये बात सुनकर कवि दौड़े दौड़े महल में जाने के लिए तैयार हो जाता। तभी कवि जैसे ही महल में पहुंचते हैं तो राजन कहते हैं, हे कवि, आप कविताएं सुनाना चाहते थे ना, तो सुनाओ आपकी कौन सी वो कविताएं हैं जिनको सुनकर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। जैसे ही कवि कविताएं सुनाते हैं और राजन की कविताओं की प्रशंसा करते हैं और राजन की कविताओं को सुनते हैं, तभी राजन अपने पद से नीचे आ जाते हैं। और जैसे ही कवि अपनी कविता की लाइन बोलता है तो राजा उसके आगे की लाइन बोल देते हैं। तभी कवि सोचता है कि आपको लाइन हमारी आगे की लाइन कैसे पता। तभी राजन कहते हैं, हे कवि, मैं आपकी कविताएं पहले ही सुन चुका हूँ। तभी कवि आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कैसे? वो सोचते हैं कि मैंने अभी तक राजन की कविताएं सुनाई नहीं है, दरबार के अंदर गया नहीं है, फिर राजन ने मेरी कविताएं कैसे सुन ली। कहते हैं कि जो अजनबी व्यक्ति उस दिन आपके घर पर आया था ना, वो अजनबी व्यक्ति नहीं, वो मैं ही था कवि, मैं ही था। ये बात सुनकर कवि फूले नहीं समझते हैं और कहते हैं, क्या कह रहे हो राजन, आप वो भी इस तरह से इस भेष में आए थे मेरे घर पर? हाँ, मैं इसी भेष में आया था। राजा उस कवि को बहुत सारा पैसा देते हैं, बहुत सारा धन देते हैं और अपने दरबार का कवि बना लेते हैं, जिससे कवि अब गरीब नहीं रहते हैं, क्योंकि राजा के दरबार में उन्हें शरण मिल चुकी है और उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं रह गई है। तो देखो बच्चों, किस तरह से हमारे कवि राजा के दरबार के कवि बन चुके हैं। भी बहुत खुशी खुशी अपने घर रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें राजा के दरबार में शरण मिल चुकी है और वो राजा के कवि बन चुके हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना अच्छा व्यवहार हर समय निभाना चाहिए, क्योंकि अच्छे व्यवहार से पता नहीं कब क्या किस्मत पलट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता। तो सोचो, उस दिन अगर कभी उस अजनबी शख्स की मदद नहीं करते, उस अजनबी शख्स की कोई परवाह नहीं करते, उसको ऐसे ही जाने देते, तो कैसे राजा उसको अपना कवि बना लेते और कैसे राजा उसकी कविताएं सुन पाते। राजा ने कविताएं सुनी अजनबी व्यक्ति के रूप में, तब उन्हें कविताएं अच्छी लगीं और उन्होंने राजा को अपने दरबार में आने के लिए आमंत्रित किया। इसलिए दोस्तों, हमें अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरे व्यक्तियों की सहायता और हेल्प करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक मेरे सभी साथियों को बाय बाय।